हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर लेकर आ गए हैं टेंथ क्लास का केमिस्ट्री। आज से हम लोग टेंथ क्लास का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। टेंथ क्लास का केमिस्ट्री का पहला अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें नए गुण धर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनता है। तो कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक होता है हाइड्रोजन गैस जिसका नाम है H2, एक होता है ऑक्सीजन गैस जिसका जिसका नाम है O2। इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है H2O। अब समझिए क्या है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो बन गया क्या? H2O। यानी इस H2O को हम जल के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? जल। आप पानी पीते हैं, पानी यही होता है H2O। पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? H2O। रसायन शास्त्र में इसी चीज से मिलकर बना होता है। तो चलिए देखिए, जो हाइड्रोजन है, क्या बाबू जो पानी होता है क्या वो हाइड्रोजन के जैसा लगता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन कैसा होता है? तो आप देखिए हाइड्रोजन को आप भी देख सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि एक लोहा ले लीजिएगा, लोहा को लेकर उसको गर्म कर लीजिए। अब जब लोहा गर्म हो जाएगा तो उस पर पानी का छींटा दीजिए। जब आप उस पर पानी का छींटा दीजिएगा तब उससे क्या होगा, वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वाष्प के रूप में निकलेगा। समझे? तो वही तो होता है हाइड्रोजन गैस। तो समझिए, तो हाइड्रोजन गैस बाबू दहनशील भी होता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाता है तो क्या बाबू पानी में आग लगता है? तो आप बोलेंगे नहीं लगता है। समझे? तो हाइड्रोजन गैस जलता है लेकिन पानी नहीं जलता है। ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन होता है, आप जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, वही तो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का उपयोग बहुत सारा है। आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है। तो क्या बाबू ऑक्सीजन का गुण हाइड्रो जो जल में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो यही तो बता रहा है रासायनिक अभिक्रिया। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जो होता तो है लेकिन नया गुण वाला क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है, जो पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। समझे? तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये जल बना। यानी दो चीज मिला, जल बनाया बना। लेकिन ये देखिए इन दोनों चीजों से ये क्या है, बिल्कुल अलग है। अब चलिए देखते हैं अभिकारक क्या होता है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ वो अभिकारक इधर वाले को कहते हैं। कैसे, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। बाबू रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया? हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, यही ना भाग लिया। अब इन दोनों, ये जब दोनों भाग लिया तो इन दोनों के मिलने से क्या बना, जल बना। समझे? तो जो जल बना, ये जो H2O है, ये क्या है, प्रतिफल या उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप पदार्थ का पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के होने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। हो तो गया। आगे देखिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण क्या है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इन पांचों में से एक ना एक क्रिया होगा। जैसे गैस का निकलना, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस भी निकल सकता है। अवक्षेप का बनना, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो अवक्षेप भी बन सकता है। रंग में परिवर्तन, अगर रासायनिक अभिक्रिया अभी करा रहे हैं तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए जो होता है कौन सा, गैस का निकलना। तो एक हम अभिक्रिया कराते हैं, देखिए उसमें से गैस कैसे निकलेगा। मान लीजिए हम एक जिंक ले लेते हैं धातु, कौन सा धातु ले लेते हैं, जिंक धातु ले लेते हैं। और इसका अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं HCl से। इसका HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पीठ रस होता है, यानी कि हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो खाना पचाता है। यह बहुत
खतरनाक एसिड है, यानी तेजाब टाइप का है, समझे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम क्या करते हैं, जिंक को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि जिंक और क्लोरीन एक साथ मिल जाता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, यानी कि ZnCl2 बनाता है और ऑक्सी जो होता है हाइड्रोजन यानी H2 को बाहर निकाल देता है। यानी कैसे होता है, तो मान लीजिए कि एक बीकर ले लीजिए, एक कोई पात्र ले लीजिए, ठीक है, उसमें क्या ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। अब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिएगा तो उसमें अब क्या करिएगा, जिंक डाल दीजिए, जिंक का एक टुकड़ा लाइए उसमें डाल दीजिए, मान लीजिए जिंक डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद आप लोग देखेंगे क्या कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ना जिंक थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, गल रहा है, यानी कम हो रहा है। जिंक यानी क्लोरीन जिंक एक साथ मिल रहा है और इसमें से कुछ कुछ गैस निकलने लग रहा है, यानी कि जो गैस निकल रहा है वही तो हाइड्रोजन है, समझे। तो जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यह होता है जिंक, ये क्या हो गया, जिंक हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, समझे। उसके बाद क्या बना, रिएक्शन में क्या बना, तो बाबू जो बना इसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड, क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड, क्लोराइड, समझे, जिंक क्लोराइड। और निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन, निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन, समझे, हाइड्रोजन। याद हो गया कि जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक का जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, समझ में आ गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया, इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा क्योंकि जगह का कमी है। तो देखिए, तो पहला अभिक्रिया हम लोग देख लिए क्या कि जब Zn को अभिक्रिया कराते हैं HCl से तो क्या बनता है जी, बन जाता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का है अवक्षेप का बनना, क्या है, अवक्षेप का बनना। तो चलिए देखते हैं कि जब हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं और अभिक्रिया करा देते हैं किस चीज से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी एक एसिड है, तेजाब जैसा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, आप लोग नाम लिखते जाइएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसका क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड, ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि बेरियम के साथ क्या आ जाता है, ये SO4 आ जाता है और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन चला जाता है, तो बन जाता है क्या चीज, HCl। HCl के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि HCl क्या है, हम लोगों के पेट में पाया जाता है, जो खाना पचाता है, इसे हम पीठ रस या आमाशय रस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया, HCl और प्लस में क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, यानी कि BaSO4 बन जाता है, समझे। अब जो BaSO4 बना यही तो अवक्षेप बन रहा है, यही क्या बन रहा है, अवक्षेप, वो भी किस कलर का, श्वेत कलर का अवक्षेप बन रहा है, श्वेत अवक्षेप बन रहा है, कोई दिक्कत है। अवक्षेप मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए कि एक बीकर लिए, बीकर में क्या ले लिए, बेरियम यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल ले लिए, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं आप, बेरियम, दोनों का, इसका भी रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है, इन दोनों का कलर पानी जैसा होता है, क्या होता है, पानी जैसा, ये भी पानी जैसा होता है, ये भी पानी जैसा होता है। तो HCl ले लिए, H2SO4 ले लिए हैं और बेरियम क्लोराइड को इसमें डाल रहे हैं। जैसे हम डालेंगे इसमें तो क्या होगा, जैसे डालेंगे ना तो ऐसे ये श्वेत कलर का अवक्षेप बन जाएगा, यानी थक्का टाइप का बन जाएगा, समझे, यानी कि श्वेत कलर का पानी डाल रहे हैं, ये अवक्षेप बन गया, ऐसे ही बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बेरियम क्लोराइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराए तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा बोल रहा है रंग में परिवर्तन। तो चलिए रंग में परिवर्तन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि रंग में परिवर्तन कब होगा, तो सपोज करिए कि हम ले लिए लेड नाइट्रेट। क्या ले लिए? लेड नाइट्रेट, PbNO3 ले लिए। क्या ले लिए? NO3। तेरी की गलती हो गया, चलिए देखिए इसको हटा देते हैं। इसको हम क्या कर दिए, इसको हम हटा देते हैं। अब मान लीजिए कि हम क्या ले लिए, इसको हटा दिए। अब हम लेते हैं लेड Pb और नाइट्रेट ले लेते हैं NO3। क्योंकि Pb का संयोजकता 2 होता है तो इसको NO3/2 दे दिए। आप प्लस में इसका अभिक्रिया कराते हैं किस चीज से, तो पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, Ki से कराते हैं। जब अभिक्रिया कराएंगे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लेड नाइट्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे? लेड नाइट्रेट। और इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। जैसे इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि के भाग जाएगा Pb के जगह पर और Pb आ जाएगा के जगह पर। यानी क्या हो जाता है कि KNO3 बना लेता है, NO3। और फिर प्लस में क्या आ जाता है? Pb आ जाता है I के लगे, यानी कि PbI2 बना देता है। यानी कि इसको पढ़ेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। और इसको पढ़ेंगे लेड आयोडाइड। क्या पढ़ेंगे? लेड आयोडाइड। और जो लेड आयोडाइड बनता है, ये देखिए यह भी रंगहीन है, इसका भी रंग पानी जैसा है, इसका भी रंग पानी जैसा है। लेकिन जैसे अभिक्रिया हुआ तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला कलर का अवक्षेप बनाता है। कैसा हो जाता है? पीला कलर का बन जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं ताप में परिवर्तन। इस समझ में आया? यह भी रंगहीन होता है, यह भी रंगहीन होता है। इसका क्या नाम है? तो लेड नाइट्रेट नाम है। इसका क्या नाम है? तो पोटेशियम आयोडाइड नाम है। इसका क्या नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका क्या नाम है? लेड आयोडाइड। समझे? इसका क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। इसका तनु सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम भी रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट होता है। कोई दिक्कत है? हाइड्रोसल्फेट भी कोई बोलता है। इसका नाम है जिंक। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों का अभिक्रिया कराए तो जिंक क्लोराइड बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ताप में परिवर्तन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कली चूना। क्या ले लेते हैं? कली चूना। कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अभिक्रिया कराते हैं H2O से। आप लोग देखे होंगे घर जब पेंट होता है, यानी पहले जमाने में लोग क्या कराते थे, घर रंगवाते थे तो क्या होता था कि पहले चूना लेकर आते थे हम लोग। क्या लेकर आते थे? चूना। और जैसे ही चूना पानी में मिलाते थे तो क्या हो जाता था? चूनवा पूरा गर्म हो जाता था। यानी ड्रामवा क्या हो जाता था? पूरा गर्म, गर्मा जलानू पूरा गर्म हो जाला, जौना के वजह से को टेम्परेचर हाई हो जाला। उहे तो बतिया जनी समझाओ तनी, समझो अच्छा से। अब सपोज करो कि हम क्या ले लिए, इसको कली चूना बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं, दोनों का अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया? CaOH/2। यानी कि कहने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। समझे? यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल का अभिक्रिया कराएं तो क्या बन गया? क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन गया। क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो पढ़ दीजिएगा, CaOH/2 होता है। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं? कली चूना। बिना बुझा हुआ चूना होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलने लगता है? गर्म हो जाता है। यानी गर्म होकर क्या बन जाता है? क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चलिए अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। अवस्था में परिवर्तन देखिए, आप लोग मतलब कि लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा हैंड राइटिंग इस पर नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये क्या है, ये है पेन टैब। पेन टैब पर ऐसे ही राइटिंग बैठता है। चलिए ऐसे कर दिए, आपको समझ में आएगा कौन अभिक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
का चूरन बनता है। ये ठोस अवस्था में रहता है, ये चूरन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम का फीता लीजिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दीजिए तो देखिए क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो चलिए समझ में आ गया, इसमें बहुत आसान बोले, रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण क्या है, तो गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तीनों पर अभिक्रिया बता दिए हैं। जैसे गैस का निकलना में अभिक्रिया क्या बताए कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाइएगा तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो गैस का निकलना हो गया। अवक्षेप का बनना में हम बताए थे कि बेरियम क्लोराइड को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा और साथ में एक और चीज बनेगा जिसका नाम है बेरियम सल्फेट, जो श्वेत कलर का अवक्षेप बनता है। रंग में परिवर्तन बताए थे कि जब लेड नाइट्रेट को लीजिएगा और पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो पीला कलर का बनता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों रंगहीन होता है। ताप में परिवर्तन क्या बताए थे कि जब बाबू हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को हम क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है और साथ में उष्मा निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बताए थे और अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से उनका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनका संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब सपोज करिए कि हम क्या कहिए, हाइड्रोजन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन। आप प्लस में क्या लिख दिए, ऑक्सीजन, क्या लिख दिए, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया। ये क्या रासायनिक समीकरण है, बिल्कुल नहीं है। अभी जो लिखे हैं इसका संक्षिप्त निरूपण कर दीजिए। जैसे में हाइड्रोजन को हम क्या लिखते थे, H2, ऑक्सीजन को हम क्या लिए हैं, O2, और रिएक्शन करके जल को क्या लिखे थे, 2H2O लिखे थे हम। तो ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण है। यानी कि देखिए क्या बोल रहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों उनके संकेतों, यानी कि जो पदार्थ है इनका संकेत H2 है, इसका संकेत O2 है, जल का संकेत H2O है, इसका संक्षिप्त निरूपण मतलब छोटा सा निरूपण हो गया। इसे ही ना हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और क्या कहते हैं, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। आगे है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ये कितना आसान है जी, बहुत आसान है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, तो सबसे पहले देखिए हम एक रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण में लिख दिए हम वही वाला H2 + O2 ले लिए, बना दिए क्या चीज, H2O बना दिए। अब हम एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं और इस पर समझाते जाते हैं। तो पहला दिया है क्या कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम शब्दों में नहीं लिखे जाते बल्कि संकेत एवं अणुसूत्रों में लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है जी। क्या बोला था, बोल रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, इसका अभिकारक हो, यानी अभिकारक यही ना है और प्रतिफल ये है, यानी कि इन दोनों के लिखने का नियम क्या है, यानी शब्द में हम इसको नहीं लिखते हैं, किस चीज में लिखते हैं, संकेत में लिखते हैं। जिसमें हाइड्रोजन को H लिखे, ऑक्सीजन को O लिखे, जल को H2O लिखे।
इसका अणुसूत्र बना दिया, यानी H2O अणुसूत्र है। जल का अणुसूत्र क्या है? H2O है। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर पढ़ते हैं। 2 नंबर बोल रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। यानी कि जब आप दो सूत्र को मिलाइएगा तो उसके बीच कौन सा चिन्ह मिलता है जी? धन चिन्ह दिया गया है। इधर धन चिन्ह दिया जाएगा, प्लस को धन चिन्ह बोलते हैं। यानी कि जब अब अभिकारक दो होता है, अभिकारक को आप मिला रहे हैं तो उसके बीच कौन सा चिन्ह दे रहे हैं? धन चिन्ह दे रहा है। बिल्कुल सही है। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर बोल रहा है कि अभिकारक के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक ये है, ये क्या है? अभिकारक है। अणुसूत्र यानी संकेत जो भी है, इसको समीकरण यानी पूरा समीकरण है ना, पूरा समीकरण है। अब पूरा समीकरण है तो अभिकारक को किस साइड लिखे हैं? बायां साइड लिखा गया है। किस ओर लिखा गया है? बायां साइड लिखा गया है। समझ में आ गया? तो बाईं ओर लिखी जाती है। बिल्कुल सही है। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि अभिकारक के प्रतिफल, प्रतिफल इसे बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्र के पदों में समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है, यानी दाहिना साइड लिखा गया है। H2O को समीकरण के दाएं ओर लिखा जाता है और अभिकारकों को समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर बोल रहा है कि प्रतिफल के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। इधर प्रतिफल है लेकिन इसके सूत्र के बीच धन चिन्ह नहीं है। लेकिन फिर हम देखिए एक और प्रतिफल लिख देते हैं। जैसे में कि हम लिख देते हैं कि जिंक को मिलाए थे, जिंक को किस चीज से मिलाए थे? HCl से मिलाए थे। तो क्या बना था? ZnCl2 प्लस में H2 निकला था ना जी। यानी कि प्रतिफल देखिए, प्रतिफल ये है। तो प्रतिफल के दो प्रतिफल मिला, इसके बीच कौन सा चिन्ह दिया गया? धन चिन्ह दिया जाएगा। वही बात है जो अभिकारक में होता था वही क्या हुआ है? प्रतिफल में भी हुआ है। 6 नंबर देखिए कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जाता है। यानी ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है, इसको कैसे अलग किया गया? तीर चिन्ह द्वारा ना, तीर चिन्ह द्वारा ना। यानी कि अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तीर चिन्ह क्या बताता है कि अभिक्रिया किस साइड हो रहा है? तो अभिक्रिया किस साइड हो रहा है? इधर से इधर हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे चलिए। रासायनिक समीकरण 2 तरीका का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसको पहले देख लेते हैं। चलिए तो देखिए बोल रहा है कि वैसा समीकरण, क्या बोल रहा है? वैसा समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए एक अभिक्रिया लेते हैं, ले लिए हम का चीज, एक अभिक्रिया ले लेते हैं जिसका नाम क्या है? मान लीजिए कि एक अभिक्रिया लिए हैं Zn, वही वाला अभिक्रिया लेते हैं Zn। अब इसको अब मिलाते हैं H2SO4 के साथ मिलाते हैं, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यह भी अम्लीय होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या हो जा रहा है कि ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। H2 क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। अब इसको देखिए मिलाइए, संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो पहले रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बता दिए थे कि रासायनिक समीकरण उनके संकेतों एवं अणुसूत्रों के पदों में क्या लिखा जाता है, यानी कि इसको संक्षिप्त निरूपण में लिखा जाता है। यानी इसका देखिए जिंक को Zn लिखे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 यानी संकेत के द्वारा सूचित किए हैं। यानी कि ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। अभिकारक के मध्य क्या कौन सा चिन्ह दिया है? धन चिन्ह दिया है। प्रतिफल के मध्य कौन सा चिन्ह दिया है? कौन सा चिन्ह दिया है? प्लस चिन्ह दिया है। और बताइए अभिकारक और प्रतिफल के को अलग अलग कौन कर रहा है? तीर चिन्ह अलग अलग क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। तो समझिए अब मान लीजिए कि इधर Zn कितना है, यानी Zn कितना है? तो अभिकारक में भी Zn एक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हम यहाँ पर एक सारणी बनाए हैं कि Zn कितना है? Zn यानी जिंक के परमाणुओं की संख्या 1 है। अभिकारक में भी 1 है और प्रतिफल में भी यहाँ पर एक ही ना है, 1 है। चलिए H कितना है? H यानी यहाँ पर H ना निकलेता, O2 कहाँ से आ गया? H निकलेगा। समझ में आया?
देखिए तो एच कितना है, यहाँ पर भी एच 2 गो है, यहाँ पर भी एच 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 2, अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। यहाँ पर सल्फर कितना है, एस, एस यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 1। समझ में आया। और देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। यानी कि देखिए तो बाबू, यानी कि जितना जिंक इधर था उतना जिंक इधर था, यानी कि सारा परमाणु क्या हो रहा है, मिल रहा है। जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर है, यानी कि यह रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है, एक भी इधर उधर नहीं है। लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अलग अलग रहता है। क्या रहता है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि हम एक समीकरण बनाते हैं, ले लेते हैं H2 प्लस O2, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। तो देखिए तो बाबू, यहाँ पर H कितना है, यहाँ पर H 2 गो है, लेकिन यहाँ पर H कितना है, यहाँ भी H कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर O कै गो है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पर O कितना है, मात्र 1 गो है। तो यानी कहने का मतलब है कि O तो अलग अलग है ना जी, यानी कि परमाणु इसमें 2 है, इसमें परमाणु 1 है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर ना हो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पढ़ देते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान ना हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगला क्लास फिर लेकर आते हैं कल। चलिए, अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 को लाइक ठोका लोगे। बाय।